गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हस्तकला का पार्ट नंबर 2। कल मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 1, आज बता रहा हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपको क्या है कि मैं सबसे पहले ब्लू पोट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ब्लू पोट्री क्या है, ठीक है। ब्लू पोट्री क्या है, फर्स्ट टॉपिक 9 मैंने आपको करवा दिए थे। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री ये भी एक हस्तकला है। इसका उद्गम हुआ था एशिया, पर्शिया, ईरान। इसका उद्गम कहाँ हुआ था? उद्गम हुआ पर्शिया। पर्शिया कहाँ पे है? ईरान में। इसका उद्गम वहां पे हुआ था, ठीक है। अकबर था जो वो लाहौर लाया रावी नदी के किनारे। अकबर ने यहाँ वहां से लाहौर लाया। अकबर जो ईरान से लाहौर लेके आया रावी नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे। ये एक हस्तकला है, ठीक है। फिर उनका एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र बोले तो मुंह बोला पुत्र। दत्तक पुत्र था मान सिंह। कौन था? मान सिंह। मान सिंह इसे आमेर लेके आ गया। कहाँ लेके आ गया? राजस्थान में आमेर, ठीक है। आमेर लेके आ गया। अब इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य रंग तो नीला होता है। मुख्य रंग नीला, ठीक है। और जब ये मतलब इसमें क्या क्या होते हैं, मतलब ब्लू पोट्री में आवश्यक कौन कौन सी आवश्यक चीज़ों की सामान की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हरा रंग। हरा रंग यानी हरा कलर, उसकी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में आता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसकी आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वार्टार्च, क्वार्टर्च, क्वार्टार्च, क्वार्टर्च, इसकी होती है आवश्यकता। फिर 4 नंबर पे मैं आपको बताता हूँ मुल्तानी मिट्टी की आवश्यकता भी होती है इसमें। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। फिर इसके बाद में गोंद, गोंद, ठीक है। ये 5 चीजें होती हैं जो इनको क्या किया जाता है, 800 सेंटीग्रेड डिग्री पर इनको तपाया जाता है। कितने? 800 डिग्री सेंटीग्रेड में तपाया जाता है। इनको मतलब तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। फिर इससे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं ब्लू पोट्री की, ठीक है। फिर इसमें एक बात आई थी कि यह कला लगभग विलुप्त होने वाली थी। जब राम सिंह द्वितीय ने, जब राम सिंह द्वितीय थे, जब उनको उन्होंने मतलब 2 कलाकार थे, कालू कुमार और चूड़ामण। कौन थे? कालू कुमार और चूड़ामण। चूड़ामण ये 2 कलाकार थे जो राम सिंह द्वितीय के समय थे। राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय के समय ये 2 कलाकार थे, कालू कुमार और चूड़ामण, ठीक है।
तो इन दोनों को जाके मतलब राम सिंह ने बोला कि आप जाओ दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। आप दोनों जाओ दिल्ली। दिल्ली जाओ और आप दोनों दिल्ली जाओ और वहां से भोला ब्राह्मण नाम का एक कलाकार है। क्या नाम है? भोला ब्राह्मण। भोला ब्राह्मण नाम का एक कलाकार है दिल्ली में, जो मतलब इस ब्लू पोएट्री की कला में निपुण है। आप दोनों वहां जाकर सीख कर आओ। ठीक है, तो वो सीख के आए। फिर उसके बाद में उन दोनों कलाकारों से, कालू कुमार और चुंडावन से, ब्लू पोएट्री की कला का अभ्यास करवाया और उसी समय से ब्लू पोएट्री का स्वर्ण युग कहलाया। क्या पद कहलाया? ब्लू पोएट्री का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग यानी ब्लू पोएट्री का अगर स्वर्ण युग पूछा जाए तो राम सिंह द्वितीय के समय ब्लू पोएट्री का स्वर्ण युग समय था। ठीक है, ये। फिर वर्तमान काल में कलाकार इसके कौन कौन के थे? वर्तमान कलाकार हैं इसके कृपाल सिंह शेखावत, महू के रहने वाले हैं। कृपाल सिंह शेखावत महू के हैं। महू आता है सीकर में। ठीक है, तो महू आता है सीकर में। और कलाकार की जब बात हो ही रही है तो मैं एक इसमें महिला कलाकार थी, उसका भी नाम बता दूं, स्वर्गीय नाथूबाई। क्या नाम था? स्वर्गीय नाथूबाई। ये भी बड़ी अच्छी कलाकार थी ब्लू पोएट्री की। ठीक है, स्वर्गीय नाथूबाई। ठीक है, फिर इनमें मतलब कृपाल सिंह जी ने क्या किया? सिर्फ पहले तो हरा रंग लिया जाता था। इन्होंने क्या किया? कृपाल सिंह जी ने 25 रंगों का प्रयोग किया और बाद में यह कला प्रसिद्ध हो गई। 25 रंगों का प्रयोग किया। 25 रंगों का प्रयोग और ये कला प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, मतलब कृपाल सिंह जी ने ये किया था 25 रंगों का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा मोथड़ा। मोथड़ा क्या होता है? मोथड़ा क्या होता है? मोथड़ा होता है एक ओढ़नी होती है, वो इस प्रकार से होती है। मोथड़ा साफा भी आता है। इसमें इस लहरिया की टाइप डिजाइन होती है, लाइनें होती है। तो ये मोथड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है भाई साहब? जोधपुर का। जोधपुर का मोथड़ा प्रसिद्ध है। फिर एक आता है लहरिया। लहरिया क्या होता है? लहरिया यानी लहर भात की तरह होता है। ये भी एक ओढ़नी है। ठीक है, और इसमें कैसे होता है लहरिया? इसमें ऐसे होता है। ठीक है, ये लहरिया ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, जिसे समुंदर पंचमंगा लहरिया भी बोलते हैं। समुंदर पंचमंगा लहरिया। समुंदर पंचमंगा लहरिया।
ठीक है, इसे समुद्र पंचमंगा लहरिया भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में एक आता है पोमचा। पोमचा क्या होता है? पोमचा पोमचा होता है कि पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा और चीड़ का पोमचा, 3 पोमचे होते हैं। पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा। ये क्या होते हैं? पीला पोमचा है जो पुत्र प्राप्ति पर महिला पहनती है। पुत्र प्राप्ति पर जिस महिला के पुत्र होता है वो पीला पोमचा पहनती है, ओढ़ती है। गुलाबी पोमचा पुत्री प्राप्ति पर जिसके पुत्री होती है तो उसको मतलब पहनाया जाता है, ओढ़ाया जाता है, पुत्री प्राप्ति। और चीड़ का पोमचा क्या होता है? ये काले रंग की साड़ी विधवा महिलाओं के लिए होती है। काले रंग की साड़ी, काले रंग की साड़ी विधवा महिलाओं के लिए होती है, विधवा महिलाओं के लिए। ये कौन सी जगह होती है? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में पहनती हैं ये। ठीक है, ये 3 है, बता दिया मैंने आपको। विधवा महिलाएं पहनती हैं काले रंग की साड़ी जिसे बोलते हैं चीड़ का पोमचा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दाबू पद्धति। दाबू पद्धति में एक पीछे रह गया था, वो मैं अभी बता देता हूं। दाबू पद्धति क्या है? मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू। मिट्टी का दाबू क्या होता है? जो बालोतरा में प्रसिद्ध है, मिट्टी से बना होता है, बालोतरा में प्रसिद्ध है। बालोतरा है बाड़मेर। ठीक है, फिर इसके बाद में एक मोम का दाबू भी आता है। मोम का दाबू। मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? मोम का दाबू प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद में एक आता है आपके गेहूं के बिदन का दाबू। गेहूं के बिदन का दाबू। गेहूं के बिदन का दाबू ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है सांगानेर, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? सांगानेर, जयपुर, वहां का प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में एक आती है मीनाकारी। मीनाकारी शब्द, मीनाकारी बारीक बारीक से मतलब डिजाइन ओढ़नी पे की जाती है, उसे बोलते हैं मीनाकारी। सुई की सहायता से, सिलाई की सहायता से कैसे करते हैं वैसे सिलाई की कला। ठीक है, और किसी मतलब धातु पे भी की जाती है मीनाकारी, है ना, आभूषणों पे भी की जाती है मीनाकारी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पित्तल पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। पित्तल की मीनाकारी आपके प्रसिद्ध है जयपुर की। पित्तल की मीनाकारी ये प्रसिद्ध है आपकी जयपुर की। पित्तल के कलश बनाए जाते हैं, पित्तल के कोई भी वस्तु बनाई जाती है, उसके ऊपर मीनाकारी बारीक बारीक सी कुराई से डिजाइनिंग की जाती है, उसे बोलते हैं मीनाकारी, है ना। तांबे की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी, इसमें भी कलश बनाए जाते हैं तांबे की मीनाकारी में। ये तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा में तांबे की मीनाकारी प्रसिद्ध हैं। फिर इसके बाद में एक आती है बोडल की मीनाकारी। क्या नाम आते हैं? बोडल, बोडल की मीनाकारी, मीनाकारी। ये भी भीलवाड़ा में ही है ना? ये भी भीलवाड़ा में, ये भी भीलवाड़ा में। ठीक है। एक मतलब अभ्रक की मीनाकारी, अभ्रक सिटी किसको बोलते हैं? अभ्रक की मीनाकारी, अभ्रक सिटी भीलवाड़ा को बोलते हैं। ठीक है, ये भी है। फिर एक सोने पर मीनाकारी आती है, वो कहाँ पे है? सोने पर मीनाकारी, ये आपकी है मतलब प्रतापगढ़। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़। सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ है। ठीक है, ये मैंने आपको मीनाकारी बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रे प्रिंट की साड़ियाँ, स्प्रे मतलब इस साड़ियों के ऊपर स्प्रे करके उसके प्रिंट का रूप दे दिया जाता है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। स्प्रे प्रिंट की साड़ियाँ, स्प्रे प्रिंट की साड़ियाँ ये कहाँ की प्रसिद्ध है? स्प्रे प्रिंट की साड़ियाँ नाथद्वारा में, नाथद्वारा भी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद, राजसमंद है नाथद्वारा, राजसमंद की। फिर है चुवा चंदन, चुवा चंदन की साड़ियाँ, चुवा चंदन की साड़ी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद यहाँ की प्रसिद्ध है। फिर आपको बताऊंगा मैं कि फूल पत्तियों की साड़ियाँ, फूल पत्तियों की साड़ियाँ, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? फूल पत्तियों की साड़ियाँ जोबनेर, जोबनेर जयपुर। ठीक है, ये फूल पत्तियों की साड़ियाँ। सूट की साड़ियाँ, सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद में आती है मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी कहाँ से की है? मसूरिया साड़ी ये है आपके कैथून कोटा, कैथून कोटा वहां की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आती है उस्तकला। उस्तकला कहाँ की फेमस है? उस्तकला क्या होता है? ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ऊंट की खाल के ऊपर सुनहरा चित्रण किया जाता है, वो उस्तकला कहलाती है। ऊंट की खाल पर सुनहरा यानी अच्छा सुनहरा चित्रण, ये उस्तकला कहलाती है। ठीक है, तब ये उस्तकला है जो 15 अगस्त 1975, 15 अगस्त 1975 में कैमल
हाइट ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर, वहां पे की गई थी। कैमल हाइड, कैमल हाइड ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर, बीकानेर में की गई थी। ठीक है। फिर इसके उस्ताद थे यानी कलाकार हिमामुद्दीन उस्ताद, हिमामुद्दीन उस्ताद इसके उस्ताद थे। ठीक है। फिर इलाई बख्श, इलाई बख्श थे जो नहीं, हिमामुद्दीन उस्ताद को एक पद्मश्री से नवाजा गया था, पद्मश्री से, पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया था 1986 में, 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर इसके पश्चात इलाई बख्श आए थे, गंगा सिंह इलाई बख्श थे जो गंगा सिंह का चित्र ऊंट की खाल पर बना दिया था। मतलब कौन? इलाई बख्श। इलाई बख्श ने गंगा सिंह का चित्र ऊंट की खाल पर, चित्र ऊंट की खाल पर बड़ा सुनहरा बना दिया था। ठीक है। उस समय उस कला का स्वर्ण काल, मतलब उस कला के कलाकार मुस्लिम जाति के होते हैं। इसके कलाकार जो होते हैं, कलाकार सब ज्यादातर मुस्लिम जाति के ही होते हैं, इसके मुस्लिम जाति के होते हैं। और उस कला का स्वर्ण काल था जो अनूप सिंह के काल में था। उस कला का स्वर्णिम काल, उस कला का स्वर्णिम काल अनूप सिंह के समय। ठीक है। अनूप सिंह जी के समय था। तो राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है ये? राजस्थान में ये प्रसिद्ध है बीकानेर में। कहाँ प्रसिद्ध है? बीकानेर में। ठीक है। और मुनवती कला के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सी कला? उस कला को मुनवती कला भी के नाम से भी जाना जाता है। मुनवती कला, मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मुनवती कला के नाम से जाना जाता है। और ये लाहौर से आई थी। कहाँ से आई थी? लाहौर से आई थी, लाहौर से आई थी। ठीक है। फिर आता है एक, मैं इसको रफ कर लेता हूं एक बार। मुकेश और बादला, मुकेश और एक बादला, यानी देखो बादला। ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों है कपड़े बिंदी की तरह कढ़ाई, कपड़े पर बिंदी की तरह कढ़ाई की जाती है, उसे कहते हैं मुकेश, है ना। ये एक कपड़ा है, इसमें बिंदी की तरह कढ़ाई की जाती है हाथों से, हस्तकला के रूप में सुई के द्वारा। ठीक है। कपड़े पर बिंदी की तरह कढ़ाई, कपड़े पर बिंदी की
तरह कढ़ाई, ये होता है मुकेश। ठीक है। और बादले सोने चांदी का चिमटा होता है जो कढ़ाई करने का होता है, उसे कहते हैं बादले। क्या कहता है? बादले। बादले सोने या फिर चांदी का चिमटा, इससे कढ़ाई की जाती है। ठीक है। और फिर एक आता है एक ही ऐसा होता है, जिंक धातु की प्लेट होती है, जिंक धातु से निर्मित होती है। ठीक है। और इसके ऊपर एक बाउंड्री के ऊपर से ऐसे एक कपड़ा मढ़ दिया जाता है। ठीक है। कपड़ा मढ़ दिया जाता है और फिर ये तो होता है जिंक धातु का बना हुआ प्लेट, जिसे बोलते हैं जिंक धातु से निर्मित, धातु निर्मित। और चारों तरफ इसके कपड़ा मढ़ दिया जाता है, कपड़ा जो सेना के लिए काम आता है। और सेना की तरफ से ये मतलब इनके बाहर की तरफ कपड़ा लगा हुआ होता है और ये सेना के लिए काम आता है। ठीक है। इस सेना तो ये सेना के लिए काम आता है और इस पूरे चित्रण को बादला कहा जाता है, बादला। ठीक है। क्या कहा जाता है? बादला। ये जिंक धातु से निर्मित होता है और इसके चारों तरफ कपड़ा मढ़ दिया जाता है और सेना के लिए काम आता है। ठीक है। फिर एक इसके बाद में आता है बराड़ी। बराड़ी क्या है? बराड़ी मैंने आपको पढ़ाया भी था। बराड़ी एक देवी का नाम है, बराड़ी जी। ठीक है। बराड़ी जो बिलों की कुल देवी है, बिलों की देवी, बिलों की देवी। ठीक है। बिलों की देवी होती है जिसका चित्रण विवाह के समय में किया जाता है। विवाह के समय में, विवाह के समय में इसका चित्रण किया जाता है। जैसे ये दीवार है, दीवार के ऊपर ऐसे कर दिया जाता है और यहाँ पे देवियों का चित्रण किया जाता है सुनहरे कलाकारी के द्वारा, और जिसमें मुख्य देवी का नाम होता है पार्वती और ये अन्य देवियाँ होती हैं। ठीक है। विवाह के समय ये दीवारों पर बिलों की देवी का चित्रण किया जाता है। ठीक है। फिर उसके ऊपर उसके बाद में आती है सांझी। सांझी क्या होता है? सांझी, सांझी, सांझी होता है, ये एक दीवार पर बनाई जाती है गोबर से। दीवार पर, दीवार पर गोबर द्वारा बनाया जाता है, गोबर द्वारा बनाई जाती है सांझी। ठीक है। ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद यहाँ की प्रसिद्ध है सांझी। ठीक है सर। मच्छंदर नाथ उदयपुर सांझियों का मंदिर है। मच्छंदर नाथ उदयपुर, वहां पे एक मंदिर है, वहां पे ये सांझी बहुत की जाती है, इसलिए वहां पे सांझियों का, उसको सांझियों का मंदिर भी कहते हैं, सांझियों का मंदिर। ठीक है। सांझियों का मंदिर की है। और इसमें क्या होता है कि ये दीवार होती है घर की। ठीक है। घर की दीवार होती है और इसमें क्या होता है कि ऐसे गोबर लगा दिया जाता है,
ठीक है। गोबर लगाने के बाद यहाँ पे कोई चित्रण किया जाता है, जैसे ये ऐसे इस प्रकार के त्रिशूल बना दिया जाता है, यहाँ पे तारे बना दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे फूल भी बना सकते हैं, फूल भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चांद भी बनाते हैं, इस प्रकार से मतलब अलग अलग तरीके की मतलब डिजाइनिंग करते हैं। तो ये डिजाइनिंग करने वाला कौन होता है? ये डिजाइनिंग करने वाला होता है कुंवारी कन्या अपने पिता के घर पे करती है। कौन करती है? कुंवारी कन्या अपने पिता के घर पर करती है, और इसके अलावा कोई नहीं करता, ठीक है। वो सिर्फ कुंवारी कन्याएं अपने पिता के घर पर करती हैं, ये इसका चित्रण करती हैं, और सुनहरी रूप से मतलब गोबर को लेप के दीवार पे चढ़ाया जाता है, और उसी से आकृति, सुनहरी आकृति दर्शित कर दी जाती थी, ठीक है। दोस्तों, ये होगा आपका हस्तकला का पार्ट 2। आपकी हस्तकला कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।